पढ़ना है हमें। जो महत्वपूर्ण रचनाकार थे द्विवेदी मंडल के, ध्यान रखना जैसे भारतेंदु मंडल है वैसे ही द्विवेदी मंडल है। और इसमें मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचरित उपाध्याय का नाम भी आता है जो उस समय के एक महत्वपूर्ण सुत्तीकार थे। और एक ग्रंथ इनके बारे में जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा रहती है, रामकथा पर आधारित ग्रंथ है। श्रीधर पाठक को हमने पढ़ा, द्विवेदी जी को खुद को हमने पढ़ा, हरिऔध जी को पढ़ा और उसके बाद में मैथिली शरण गुप्त। अब इसके अलावा जो तो एक महत्वपूर्ण कवि है जो द्विवेदी मंडल के रचनाकार कहलाते हैं, उनको पढ़ेंगे। और इसके बाद जो इतर रचनाकार है द्विवेदी मंडल से इतर द्विवेदी युग के, उनको पढ़ेंगे। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सभी द्विवेदी मंडल के ही कवि थे, जो बच गए थे उनको हम आज पढ़ रहे हैं। और उसमें पहला नाम है गिरधर शर्मा नवरत्न। नवरत्न इनका उपनाम है, गिरधर शर्मा इनका नाम है। समय है 1881 से 1961 तक का। और ये झालरापाटन जो रियासत है झालावाड़ में, राजस्थान का एक जिला है झालावाड़, वहां से संबंध रखते हैं ये। इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी वैसे। और भवानी सिंह जी के यहाँ पर ये एक तरीके से जैसे राजदरबारी कवि हुआ करते थे वैसे ही ना, राजदरबारी की हैसियत से काम नहीं करते थे, लेकिन राजदरबारी कवि की भूमिका के रूप में काम करते थे। इनकी जो रचना है मातृ वंदना, जो मौलिक कविताओं का संकलन है, वो काफी महत्वपूर्ण है। बाकी जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं स्पष्टतः हिंदी की नहीं है, हिंदी के प्रभाव वाली है, लेकिन मूल रूप से इनको आप हिंदी की रचनाओं की श्रेणी में नहीं रख सकते। मातृ वंदना जो रचना है इनकी, वो मौलिक रूप से हिंदी की रचना है। आप इनको याद रख सकते हैं, भवानी सिंह के काफी नजदीकी व्यक्ति रहे हैं। भवानी सिंह जी झालरापाटन रियासत के राजा रहे हैं। भवानी सिंह कारक रत्नम, अमर शक्ति सुधाकर, श्री भवानी सिंह सदव्रत गुच्छ, ये रचना का नाम है। नवरत्न नीति, गिरधर सप्तशती, प्रेम पयोधी, योगी अभेद रस, वाक्सुधा, सौर मंडलम, जापान विजय, ये रचनाएं हैं। और मातृ वंदना को आपको याद रखना है द्विवेदी मंडल के रचनाकार के रूप में, क्योंकि ये ऐसी रचना है जो खड़ी बोली हिंदी की है। बाकी की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें राजस्थानी ब्रज का पूरी तरीके से प्रभाव है। कई ऐसी रचनाएं भी है गिरधर शर्मा की जो विशेष रूप से राजस्थानी संग्रह के तौर पे जानी जाती। आपको मातृ वंदना ही याद रखनी है, बाकी नहीं याद रखनी है, कोई जरूरी नहीं है। झालरापाटन में इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया 1912 में, वहां पर राजपूताना हिंदी साहित्य सभा की स्थापना की। और आपको पता होगा ये समय ऐसा समय था जब गांधी जी और लोकमान्य तिलक भरसक प्रयास कर रहे थे एक ऐसी भाषा के रूप में। गांधी जी से पहले का थोड़ा सा समय है, लोकमान्य तिलक और उनके समकक्ष के कई ऐसे लोग जिन्होंने देखा था कि 1857 की क्रांति में एक केंद्रीय भाषा नहीं होने की वजह से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और आंदोलन असफलता की ओर गया। बाद में गांधी जी भी इस क्षेत्र में आते हैं, वो भी इसी चीज को अनुभव करते हैं और उन्होंने भी हिंदुस्तानी के प्रचार प्रसार के लिए पुरजोर कोशिश की, अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने उद्बोधनों के माध्यम से इत्यादि से। 1912 में इसी क्रम में पूरे भारत में, विशेषकर से जो उत्तर भारत है वहां पर साहित्य सभाएं जो खड़ी बोली हिंदी को ध्यान में रख करके बनाई जा रही थी, या एक केंद्रीय भाषा के तौर पे, किसी भी भाषा को एक केंद्रीय भाषा के तौर पे बढ़ावा मिले। मूल रूप से उस समय उर्दू और क्षेत्रीय बोलियों की शब्दावली जो कॉमन थी उसका प्रयोग ये लोग कर रहे थे। इसको नाम दिया हिंदी साहित्य सभा, और अलग अलग क्षेत्रों में बनी। झालरापाटन झालावाड़ में गिरधर शर्मा के निर्देशन में, हालांकि बाद में कोटा में भी इसी संस्था की एक जो है शाखा बनाई गई। उत्तर भारत के और राजस्थान के कई कस्बों में इसी संस्था की अन्य जो है शाखाएं इनके सहयोग से स्थापित हुई, भवानी सिंह जी के सहयोग से स्थापित हुई।
जिसके संरक्षक झालावाड़ नरेश श्री भवानी सिंह जी बने। और इनके प्रयासों से उत्तर भारत में इस तरीके की छोटी मोटी साहित्यिक संस्थाएं जो हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई थी, जो हिंदी के रचनाएं इत्यादि प्रकाशन करने में, हिंदी के पैम्पलेट्स इत्यादि बनवाने में, हिंदी का प्रिंटिंग प्रेस का काम करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी और बढ़ावा दे रही थी एक तरीके से भाषा को। 1906 में राजपूताना से ही इन्होंने विद्या भास्कर नामक एक मासिक पत्र निकाला, जो लंबे समय तक नहीं चला। अंग्रेजों की दृष्टि इस पर पड़ती है और उसको कुछ समय बाद में बंद कर दिया जाता है। इन्होंने जो एक महत्वपूर्ण काम किया, हर्मिट का अनुवाद किया। हर्मिट किसकी रचना है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पाश्चात्य रचनाकार है। शेक्सपियर। हाँ, हर्मिट शेक्सपियर की नहीं है। गोल्ड स्मिथ की रचना है हर्मिट। हर्मिट का इन्होंने अनुवाद किया, इसमें संस्कृत में। देखिए, दोनों रचनाएं, जो इनकी मूल रचना है गोल्ड स्मिथ की हर्मिट, उसका शब्दानुवाद एक तरीके से बिल्कुल रूपांतरण किया भाषा में, और कुछ भी नहीं किया है। और फिर जो इसका रूपांतरण किया गया, उसका भावानुवाद किया है। ये 2 स्टेप का काम है। पहले तो उस रचना को एज इट इज एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, हिंदी में, फिर उसके बाद में संस्कृत में, और उसके बाद में उस रचना का भावानुवाद करना। मतलब छंद योजना वगैरह वगैरह अपनी तरफ से रखना है, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर अपनी तरह का और अपनी तरफ का रखना है, और साथ ही साथ जो शब्द है वो एज इट इज नहीं इस्तेमाल किए। भावानुवाद में क्या किया जाता है, कविता को मूल भाव वही रखते हैं, लेकिन एक अलग तेवर में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आप आजकल का अनुवाद देखते हैं तो वो भावानुवाद को ज्यादा महत्व देता है, वो ट्रांसलेशन जो शाब्दिक अनुवाद है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करता है। पहले का जो ट्रांसलेशन था, पहले का जो अनुवाद कार्य था, विशेष करके भारतेंदु और भारतेंदु के बाद द्विवेदी युग का, उसमें ज्यादातर लोगों ने शब्दानुवाद किया है। मतलब एज इट इज जैसा मूल रचनाकार ने लिखा है उसी को दूसरी भाषा में, दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का काम किया है। भावानुवाद की परंपरा धीरे धीरे विकसित होती है द्विवेदी मंडल से ही, द्विवेदी युग से ही। तो दोनों रूप से इन्होंने अनुवाद किया हर्मिट का संस्कृत में, और पद्यात्मक तरीके से किया है। ये हर्मिट का काव्य संग्रह है, हर्मिट काव्य संग्रह गोल्ड स्मिथ का, संस्कृत श्लोकों के रूप में। पहले तो इन्होंने एज इट इज जैसी शब्दावली और जिस तरीके के भाव हर्मिट में प्रयोग किए गए गोल्ड स्मिथ के द्वारा, ठीक वैसे ही लिखा। फिर उसके बाद अपनी तरह से भावानुवाद किया, मतलब शब्दावली वगैरह सब कुछ अपनी इस्तेमाल की उन्होंने, भाव वही रखे जो हर्मिट में है मूल रचनाकार के। क्लियर? इन्होंने संस्कृत के काव्य शिशुपाल वध, इसका है शिशुपाल वध, क्योंकि जो लोग यूपी से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए संस्कृत की काव्य रचनाएं भी महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। शिशुपाल वधम, इसका काव्य संग्रह है संस्कृत का। सर माघ का है। बिल्कुल, कवि माघ, ये भी राजस्थान भीनमाल से है। माघ की रचना शिशुपाल वधम का पूरी रचना का नहीं, सिर्फ 2 सर्गों का ही पद्य अनुवाद किया है हिंदी में, खड़ी बोली हिंदी में। और नाम क्या दिया? हिंदी माघ। क्या नाम दिया इसको? हिंदी माघ। शिशुपाल वध नाम नहीं दिया है। शिशुपाल वधम ये रचना है, संस्कृत की वधम है, ठीक है। संस्कृत का काव्य शिशुपाल वधम, कवि माघ का, और इसके 2 सर्गों का हिंदी में पद्यानुवाद किया, और इस रचना को उन्होंने, अनुवादित रचना को उन्होंने नाम दिया हिंदी माघ। बाकी का काम ये पूरा नहीं कर सके, सिर्फ 2 ही सर्ग जो है उनका अनुवाद इन्होंने किया था। मातृवंदना का पावन स्वर। अब देखिए, एक समय में एक देश में अलग अलग भाषाएं जो है वो किस तरीके से साहित्य को पोषित करती है। क्योंकि उस समय में जब ये मातृवंदना की रचना कर रहे थे, या जिस समय द्विवेदी युग चल रहा है, उसी समय में बंगाली साहित्य अपने आप में
काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका था। एक तरीके से उस समय में पूरे भारत में सबसे इंटेलेक्चुअल जो लिटरेचर लिखा जा रहा था, या जिस लिटरेचर ने अपनी धाक जमा रखी थी अंग्रेजी के बाद भारत में, वो था बंगाली का साहित्य। संस्कृत तो सदाबहार रहा है, संस्कृत को टक्कर देने वाला कोई साहित्य नहीं हुआ है, लेकिन जो सबसे ऊपर साहित्य माना जाता था उस समय में, द्विविध युग के समय में, भारतेंदु युग के समय में, वो था बंगाल का साहित्य, बंगाली साहित्य, बांग्ला का काव्य। और बांग्ला के काव्य में आप देखेंगे तो दुर्गा की या शक्ति की स्तुति, या फिर जो है नारी शक्ति का सशक्तिकरण, वो पक्ष कहीं ना कहीं मुखरित होकर के प्रस्तुत किया कवियों ने। द्विवेदी मंडल के गिरधर शर्मा की जो मातृवंदना रचना है, जो कि हिंदी की मौलिक रचना है, हिंदी भाषा में लिखी गई, खड़ी बोली हिंदी में, इस पर भी बंग काव्य का पूरा पूरा प्रभाव देखा जा सकता है। स्त्री चेतना, नारी सशक्तिकरण, नारी का महिमा मंडल, उसका महत्व, उसकी चिंतनीय स्थिति, उसकी उस समय तात्कालिक सामाजिक स्थिति कैसी है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, और क्यों महत्वपूर्ण है ये सब हमारे लिए, क्यों हम इतना जो है इतनी कोशिश करके इस एक पक्ष को ठीक करें, क्योंकि इस एक पक्ष को ठीक कर लेने से पूरा समाज ही ठीक हो जाता है। ऐसी मूल भावना मातृवंदना में दिखाई देती है, और यही बंग काव्य में भी एक तरीके से देखने को मिलता है उस समय के रचनाओं में। बंग काव्य का प्रभाव हिंदी के मातृभक्ति का जो काव्य है, विशेष करके द्विवेदी मंडल के रचनाकारों में गिरधर शर्मा का जो मातृवंदना काव्य संग्रह है, उस पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्लियर? इसकी सॉरी, गिरधर शर्मा की एक रचना सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी ही रखनी है, वो है मातृवंदना, खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। इसके अलावा जो रचनाएं यहाँ पर लिखी गई है, ये सारी की सारी ऐसी रचनाएं हैं जो ब्रज और राजस्थानी के प्रभाव में हैं, तो हिंदी में ये नहीं गिनी जाती है। लेकिन गिरधर शर्मा ने द्विवेदी मंडल का कभी अपने आप को साबित किया अनुवाद करके, और इसके अलावा साहित्य कार्य करके, क्योंकि द्विवेदी जी का पहला ही उद्देश्य क्या था? हिंदी, खड़ी बोली हिंदी का प्रचार प्रसार करना, उसको भारत के हर एक कोने कोने तक पहुंचाना, और ये काम इन्होंने खूब अच्छी तरीके से किया, इसलिए ये द्विवेदी मंडल के कवि माने जाते हैं। उपनाम है इनका नवरत्न। झालरापाठ झालरापाटन झालावाड़ से संबंध रखते हैं। क्लियर? और कुछ ज्यादा इनके बारे में याद नहीं रखना। माघ की रचना शिशुपाल वदम के 2 सर्गों का हिंदी में पद्यानुवाद किया और उस रचना को नाम दिया हिंदी माघ। हरमिट के काव्य का अनुवाद किया, लेकिन किसमें? संस्कृत में, हिंदी में नहीं किया, ये याद रखना। विद्या भास्कर नाम से एक मासिक पत्र निकाला राजपूताना से 1906 में। 1912 में भवानी सिंह के सहयोग से इन्होंने झालरापाटन में राजपूताना हिंदी साहित्य सभा की स्थापना की, और बाद में इस संस्था की कई सारी शाखाएं कोटा और दूसरे राजस्थान के शहरों में, कोटा, झालावाड़ और बूंदी इत्यादि रियासतें जो आसपास की थी, जो भवानी सिंह की सहयोगी रियासतें थी, वहां पर भी ऐसी संस्थाओं की स्थापना हुई। इन संस्थाओं का सबसे बड़ा मकसद क्या था? हिंदी की स्थिति को ठीक करना। हिंदी की उस समय कोई छाप नहीं थी, लेकिन वो जिस भाषा को तवज्जो देते थे, वो जिस भाषा को महत्व देकर के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, वही बाद में हिंदी बनी। खड़ी बोली, जिसको द्विवेदी जी सहयोग करते हैं आगे बढ़ने के लिए, वही जो है इनकी भी भाषा कही जा सकती है एक तरीके से ना। उसका कोई एक रूप नहीं था, एक रूप किया गया बाद में, बहुत कोशिश करनी पड़ी द्विवेदी जी को। फिर इसके बाद है द्विवेदी मंडल के ही एक रचनाकार लोचन प्रसाद पांडे, जो कि मध्य प्रदेश से, उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा था बिलासपुर, अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा हो गया है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ से, ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंध रखते हैं लोचन प्रसाद पांडे। 1887 से 1959 इनका समय रहा है। बिलासपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ, जो कि अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। हिंदी और उड़िया दोनों भाषाओं में ये रचनाएं किया करते थे। लोचन प्रसाद पांडे की विशेषता क्या थी? ये मूल रूप से
एक ऐसे व्यक्ति थे जैसे राहुल सांकृत्यायन है, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के। बहुत सारी जगहों का इन्होंने भ्रमण किया, साहित्यिक गोष्ठियों में भाग लिया, तमाम तरीके के जो सम्मेलन इत्यादि होते थे उन सम्मेलनों में भाग लिया, कांग्रेस के विशेष अधिवेशनों में इन्होंने हिस्सा लिया, इतिहास और पुरातत्व के खोजी अभियानों के ये हिस्सेदार रहे हैं और इस तरीके के अलग अलग जगह पर घूमने के कार्यों में सदैव तत्पर रहे हैं। उनकी खोजों के कारण मध्य प्रदेश, वर्तमान छत्तीसगढ़, झारखंड इत्यादि राज्यों के कई सारे गढ़ जो छिपे हुए थे, जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, उसके बारे में जानकारी जुटाई, उसके बारे में लिखा। कई सारे शिलालेख जो दफन थे या जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, ताम्रपत्र, गुफा इत्यादि जो है वो इनके कार्यों की वजह से प्रकाश में आए। तो एक खोजी व्यक्ति थे जो हर समय कुछ न कुछ खोजते रहते, चाहे वो भाषा के संदर्भ में देखें आप, चाहे वो इतिहास और पुरातत्व के संदर्भ में देखें आप, हर संदर्भ में वो कुछ न कुछ नवीन निकाल कर लाने की चेष्टा करने वाले व्यक्ति थे। इनको काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति की उपाधियां भी प्राप्त हुई थी। 40 से अधिक ग्रंथों की रचना की है और कोई एक भाषा में नहीं। गुजराती में इन्होंने लिखा, उड़िया में इन्होंने लिखा, बंगाली में भी इन्होंने हाथ आजमाने की कोशिश की, अंग्रेजी में भी इन्होंने लिखने की कोशिश की, 3-4 ग्रंथ इनके अंग्रेजी में भी है। 40 से ज्यादा कुल ग्रंथों की रचना इन्होंने की। इस वजह से ये एक महत्वपूर्ण कवि और इसी वजह से द्विवेदी मंडल के रचनाकारों में शामिल किए जाते हैं। इन 40 ग्रंथों में 3 उड़िया के ग्रंथ हैं और 4 अंग्रेजी के ग्रंथ हैं और बाकी सारे खड़ी बोली हिंदी के हैं, जिसके समर्थक द्विवेदी जी थे और ये खुद पांडे जी थे। रचनाएं देखिए, दो मित्र इनकी एक रचना है, पांडे जी की रचनाएं हैं दो मित्र, हिंदी की रचना है। यहां पर सब हिंदी की रचनाओं के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं ज्यादातर। प्रारंभिक हिंदी में ऐसी रचनाओं की आवश्यकता थी जिसका कोई सामाजिक उद्देश्य हो, जो कोई सामाजिक सीख सिखाए, एक आदर्श समाज की स्थापना करने में कुछ मूल्य जो है उनको प्रेरित करे। तो यही कुछ विषयों को लेकर के, इसी प्रकार के उद्देश्यों को लेकर के दो मित्र रचना लिखी गई। आप देखेंगे द्विवेदी युग और भारतेंदु युग में ऐसी रचनाएं हुई है जो वास्तविक जैसी नहीं जान पड़ती, ऐसे लगता है कि पूर्णतः काल्पनिक है। इन रचनाओं की शुरुआत ऐसे होती है, एक नगर में एक सेठ रहता था जिसके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम ये था, छोटे पुत्र का नाम ये था, और नाम भी लगभग रचनाओं में रिपीट होते थे। तो एक पाठक जो है पूर्णतः इस प्रकार की रचनाओं पर विश्वास नहीं कर पाता। ये हिंदी की कथा धारा में विशेष रूप से देखने को मिलता है। विशेष करके आप जब द्विवेदी युग का साहित्य पढ़ते हैं, भारतेंदु युग का साहित्य पढ़ते हैं तब। लेकिन इन रचनाओं के मूल में, हाँ सर, जो दो मित्र है सर, एक काव्य है? हाँ, ये काव्य है। सर, आपने क्या उद्देश्य धर्म सामाजिक उपन्यास? रुको रुको रुको, एक सेकंड रुकना है ना। नहीं, ये काव्य नहीं है, ये उपन्यास है, कथात्मक कथात्मक तेवर लिए हुए हैं, इसलिए मैं कथा के बारे में बात कर रहा हूँ। उपन्यास है ये, औपन्यासिक कृति है, कथा साहित्य का ही हिस्सा है ये। ठीक है, सामाजिक उपन्यास। और ये इनकी पहली प्रकाशित कृति थी। पाश्चात्य समाज और हमारा आधुनिक भारतीय समाज, इन दोनों के बीच जो एक द्वंद्व चल रहा था कि श्रेष्ठ कौन है, इस विषय पर इन्होंने ये रचना लिखी। पाश्चात्य और आधुनिक भारतीय समाज के मध्य जो टकराव उत्पन्न हो रहा था कि श्रेष्ठ कौन है या किसको श्रेष्ठ कहा जा सकता है, इस आधार पर यह रचना लिखी गई, जो कुछ भारतीय सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रख करके प्रस्तुत की गई। अब है 1907 में इनका काव्य संग्रह प्रकाशित होता है पहला। 1907 में मध्य प्रदेश से प्रवासी नामक काव्य संग्रह प्रकाशित होता है और इस साहित्य में, इस काव्य में
छायावाद के पूर्ववर्ती लक्षण दिखाई देते हैं। मुकुटधर पांडे का नाम सुना है? मुकुटधर पांडे का काव्य या मुकुटधर पांडे को पूर्व छायावादी रचनाकार कहा जाता है। ऐसी स्थितियां बन रही है इस समय में क्योंकि 1918 के आसपास जब छायावादी काव्य प्रकाश में आता है या छायावादी प्रकार की कविताओं को एक्सप्लेन करके बताया जाता है कि ये काव्य छायावादी टाइप का है। इससे पहले 8-10 साल ऐसे रहे हैं जिस समय में कविता में कहीं ना कहीं रहस्यात्मकता, कल्पना, और कल्पना भी ऐसी जो इतिवृत्तात्मक या फिर ऐसा जिसमें एक अलौकिक शक्ति के बारे में बात की गई हो, इस प्रकार का काव्य जो लाक्षणिकता से युक्त है, ऐसा काव्य छोटे मोटे स्तर पर नजर आने लगा था द्विवेदी काल के कुछ कवियों के भीतर, और उनमें से एक लोचन प्रसाद पांडे भी है और मुकुटधर पांडे भी है। तो ये प्रवासी नामक काव्य संग्रह जो है ये छायावादी प्रवृत्तियों का साहित्य है, लेकिन पूर्णतः छायावादी साहित्य नहीं है ना। कुछ कुछ बातें जो है छायावाद की, कुछ कुछ विशेषताएं उनको लेकर के चलता है। रहस्य रहस्यात्मकता है, कल्पना है, लाक्षणिकता है और इतिवृत्तात्मकता है। (1910) में इंडियन प्रेस प्रयाग से कविता कुसुम माला, जो कि मूलतः कन्याओं के लिए लिखा गया था, छोटी जो लड़कियां होती है, कह सकते हैं कि जो टीनेज लड़कियां हैं उनके लिए। अब ये छोटे लड़कों के लिए भी हो सकता है, मतलब ये कि बच्चों के लिए लिखा गया काव्य संग्रह था ये, जिसका नाम दिया कविता कुसुम माला। बेसिकली इसमें कन्याओं के संस्कारों के बारे में ज्यादा बात की गई, इसलिए ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये छोटी लड़कियों के लिए लिखा गया साहित्य था, लेकिन अधिकांश लोग ये भी कहते हैं कि ये छोटे बच्चों के लिए, लड़के लड़कियों का कोई भेदभाव न करके वो बच्चों के लिए उपयोगी साहित्य है, इसको ठहराते हैं। इसका नाम है कविता कुसुम माला, ये भी काव्य संग्रह है। 1914 में नीति कविता नाम से धर्म पर आधारित एक काव्य संग्रह निकला, ये भी इनका काव्य संग्रह है। 1914 में साहित्य सेवा नाम का एक प्रहसन प्रकाशित हुआ। प्रहसन क्या होता है इसके बारे में पहले बात की जा चुकी है, यहां फिर एक बार मैं स्पष्ट कर देता हूं। व्यंग्य और विनोद से परिपूर्ण। व्यंग्य का मतलब क्या होता है? कोई बात जो आप मस्ती मजाक के साथ प्रस्तुत करें, हास परिहास के साथ में किसी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लोगों के सामने रखा जाए। जैसे शिक्षा व्यवस्था, या आपने जामुन का पेड़ पढ़ा होगी, जामुन का पेड़ कहानी है ना कृष्णचंद्र की, वो पढ़ी होगी आपने। कैसे हास्य व्यंग्य के साथ दफ्तरों की लालफीताशाही को उजागर किया है कि लेट लतीफी का कारण क्या है। इतना बोरिंग सिस्टम जो हमने बना रखा है, इतना उलझाऊ सिस्टम जो हमने बना रखा है, वो इसके पीछे कारण है। ये व्यंग्य है। व्यंग्य के साथ साथ मस्ती, उल्लास, एक अद्भुत नाटकीयता जिसमें हो, वो रचना कहलाती है प्रहसन। ध्यान रखना, इस रचना प्रहसन में नाटकीय तत्व होना आवश्यक है, हास्य के साथ साथ। करेक्ट, नाटकीयता प्लस व्यंग्य, ये दोनों चीजें जब मिलती है तो प्रहसन का निर्माण करती है। इन्होंने साहित्य सेवा नाम का ये जो प्रहसन लिखा था, ये अपने आप में अति नाटकीयता को, जैसे कृष्णचंद्र की जो कहानी है जिसके बारे में हमने बात की है, वहां पर भी उस कहानी को बहुत ज्यादा खींचा गया है। कई बार तो ऐसे लगता है जैसे ये डिपार्टमेंट का खेल कभी खत्म नहीं होगा कहानी में, लेकिन अंततोगत्वा वो एक स्थान पर आकर के खत्म होता है। तो उस कहानी को जैसे खींचा गया है, ठीक वैसे ही भारतेंदु काल के और द्विवेदी युग के नाटकों की और
एकांकियों की खासियत क्या है कि वो थोड़ी सी ज्यादा लचीली है ना, लोचदार है, वो ज्यादा खींची गई मालूम होती है। अति नाटकीयता वहां पर जो है घटना के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। तो इसी प्रकार की शैली का प्रयोग हुआ, संभवतः भारतेंदु काल के रचनाकारों से प्रेरित रहे हैं इस वजह से। 1914 में समाज सुधार मूलक प्रेम प्रशंसा और गृहस्थ दशा दर्पण, ये दो नाट्य कृतियां भी इनकी प्रकाशित हुई है। काव्य संग्रह कौन से हैं? सबसे पहला 1907 में प्रवासी नाम का काव्य संग्रह है, जिसमें छायावादी पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन मूलतः ये छायावादी काव्य संग्रह नहीं है। उसके बाद कविता कुसुम माला नाम से एक दूसरा काव्य संग्रह प्रकाशित होता है, जो बच्चों के लिए लिखा गया है। धर्म विषयक कविताओं पर उन्होंने नीति कविता लिखा, जो कि 1914 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद में एक प्रहसन लिखा, जो 1914 में प्रकाशित हुआ साहित्य सेवा नाम से। और 1914 में ही तो नाट्य कृतियां प्रकाशित हुई, प्रेम प्रशंसा और गृहस्थ दशा दर्पण, ये भी नाटकीय कृतियां हैं, काव्य संग्रह नहीं है। काव्य संग्रह एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा धर्म विषयक ये है। 3 काव्य संग्रह अभी तक सामने आए। 1914 में ही मेवाड़ गाथा नाम से उनका ऐतिहासिक काव्य खंड काव्य प्रकाशित हुआ। ये इनका चौथा काव्य संग्रह है, मेवाड़ गाथा। 1915 में पद्य पुष्पांजलि नामक 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, या ये कह सकते हैं कि 2 हिस्सों में, पहला भाग और दूसरा भाग, नाम एक ही रखा गया, पद्य पुष्पांजलि। दोनों ही काव्य संग्रह थे जो 1915 में प्रकाशित हुए। 1915 में ही सामाजिकता और राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए एक नाटक छात्र दुर्दशा, ठीक वैसी विशेषताओं को लिए हुए है जो भारतेंदु काल के नाटकों में हुआ करती थी। अति नाटकीयता से युक्त व्यंग्य और विनोद परक नाटक लिखा गया। इसके अलावा एक और नाटक लिखा गया, ग्राम्य विवाह, ये नाटक है इनके। छात्र दुर्दशा, ग्राम्य विवाह 1915 में प्रकाशित हुए 2 नाटक थे। पद्य पुष्पांजलि 1915 में ही प्रकाशित 2 अलग अलग काव्य संग्रह थे, भाग 1 भाग 2। मेवाड़ गाथा उनके द्वारा रचा गया खंड काव्य है, जो 1914 में प्रकाशित हुआ। 1914 में ही प्रेम प्रशंसा और गृहस्थ दशा दर्पण, जिनका मूल उद्देश्य था समाज सुधार, ये 2 नाट्य कृतियां प्रकाशित हुई। 1914 में एक प्रहसन प्रकाशित हुआ जिसका नाम था साहित्य सेवा। 1910 में प्रयाग से बच्चों के लिए एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका नाम था कविता कुसुम माला। और 1914 में धर्म विषयक एक काव्य संग्रह निकला जिसका नाम था नीति कविता। पहला इनका जो काव्य संग्रह है वो मध्य प्रदेश से प्रकाशित हुआ 1907 में, जिसको शीर्षक दिया गया प्रवासी, जो छायावादी प्रकार का काव्य है, लेकिन पूर्णतः छायावादी रचना इसको नहीं कह सकते हैं। प्रारंभिक लक्षणों वाली रचना है, छायावाद को ध्यान में रख करके लिखी गई। एक और इंपॉर्टेंट इनकी रचना है मृगी दुख मोचन। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इसमें दया और करुणा, इन 2 मनोभावों को ध्यान में रख करके ये काव्य रचना लिखी गई, मृगी दुख मोचन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये लोचन प्रसाद पांडे की रचनाएं थी। 2 मित्र उपन्यास है, कथात्मक कृति है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी अलग अलग बता दिए आपको। प्रवासी काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह पे मैं एक बार सर्किल कर देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली टारगेट उन्हीं को कर रहे हैं, एक कवि की हैसियत से ज्यादा पढ़ रहे हैं। प्रवासी उनका पहला काव्य संग्रह है। इसके बाद में कविता कुसुम माला बालोपयोगी है। धर्म विषयक कविताओं पर नीति कविता लिखा। और इसके अलावा उन्होंने मेवाड़ गाथा नाम से एक खंड काव्य लिखा, जो ऐतिहासिकता को आधार बना करके लिखा गया है। पद्य पुष्पांजलि के नाम से 1915 में 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, और बाकी इनके नाटक है। 1915 में भी हुए, 14 में भी प्रकाशित हुए। अलग अलग प्रहसन व्यंग्यात्मक नाटक है इनके, जो भारतेंदु काल की
रचना पद्धति पर लिखे गए हैं, जिनमें अति नाटकीयता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अति नाटकीयता भारतेंदु काल की एक नाटकों की और एकांकियों की विशेषता रही है, दृश्य काव्य की, है ना, जिसमें हो हुल्लड़ बहुत ज्यादा हो, जिसमें दिखावा बहुत ज्यादा हो, इस प्रकार के नाटक थे। लंबा खींचा गया जानबूझ के प्रकार की रचनाएं अति नाटकीयता से युक्त होती है, सहजता नहीं हो जिसमें। एक पाठक जो है अपने आप को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाता है, बस उससे जो सीख मिलती है उस सीख को पाठक ग्रहण करता है, बाकी वो आनंद लेता है। द्विवेदी युग के अन्य महत्वपूर्ण कवि, इसमें है नाथुराम शर्मा शंकर, अलीगढ़ से संबंध रखते हैं। 1859 से 1935 इनका समय रहा है। कानपुर में पहले ये नहर विभाग में नौकरी करने लगे थे और अंग्रेज अफसरों के काफी नजदीक आ गए थे। अंग्रेज अफसरों ने इनको अपने ऑफिस में हिंदी सिखाने का काम भी सौंपा था। लगभग 6-7 साल तक ये कानपुर में ही रहे और फिर एक दिन अचानक से ऐसे लगा इनको कि ये मेरा असली काम नहीं है, और इन्होंने उस काम से त्याग पत्र दे दिया। कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ होगा जिसके कारण उनको लगा कि यहाँ मेरा कोई सम्मान नहीं हो रहा है, मेरे में जो प्रतिभा है या मेरा जो काम जिस स्तर का है उस स्तर का मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और वापस अपने जन्म स्थान अलीगढ़ को लौट आए, लेकिन फिर से बाद में कानपुर आते हैं। जब ये कानपुर आए तो गांधीवादी मूल्यों का और साथ में खड़ी बोली हिंदी प्लस एक और चीज, आर्य समाज, इन तीनों चीजों का प्रभाव स्पष्ट रूप से इन पर पड़ा। खड़ी बोली हिंदी के संदर्भ में इनके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे वो थे प्रताप नारायण मिश्र, क्योंकि भारतेंदु काल में प्रताप नारायण मिश्र ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने खड़ी बोली का पुरजोर समर्थन भी किया है और खड़ी बोली की श्रेष्ठतम रचनाएं लिखी है। प्रताप नारायण मिश्र और ब्राह्मण पत्रिका के संपर्क में आने के बाद इन चीजों का प्रभाव नाथुराम शर्मा शंकर पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, और उसके बाद उन्होंने इसी मार्ग पर चलने का काम किया, यानी इन तीनों चीजों को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। आर्य समाज, खड़ी बोली हिंदी का उत्थान करना है मुझे, किसी भी तरीके से करूं, किसी भी स्तर पर जाकर करूं, और गांधीवादी मूल्यों की रक्षा करनी है। ये तीन चीजें जो है इनके जीवन में लगातार बनी रही। इन्होंने क्या क्या लिखा? अनुराग रत्न, शंकर सरोज, सबसे महत्वपूर्ण जिसपे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, गर्भरंडा रहस्य। बहुत बार इस पे नेट में और पीजीटी हिंदी में क्वेश्चंस आए हैं, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। गर्भरंडा रहस्य, कलित कलेवर जो कि नक्सिक का वर्णन है, नाई का वर्णन है एक तरीके से, कलित कलेवर। और ये भी ध्यान रखिएगा, कलित कलेवर की मूल भाषा कहते हैं लोग कि ब्रज थी, खड़ी बोली हिंदी नहीं थी। और खड़ी बोली हिंदी का इस्तेमाल नहीं करने के कारण और दूसरा अपने रास्ते से भटकने के कारण, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे प्रताप नारायण मिश्र से, और प्रताप नारायण मिश्र के काव्य में मूल रूप से जो है समाज और राष्ट्रीयता केंद्र में है। इन प्रभावों का, या फिर दूसरी तरफ जब ये आर्य समाज के नजदीक पहुंचते हैं, आर्य समाज की विशेषताओं को, आर्य समाज के मूल्यों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो नक्सिक वर्णन, नाई का भेद या श्रृंगारिकता जो है इनके जीवन से छूट जाती है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि कलित कलेवर ग्रंथ को इन्होंने खुद अपने हाथों से जला दिया था, जो कि एक तरीके से नाई का भेद का वर्णन ग्रंथ था। नक्सिक वर्णन इसमें किया हुआ था, इन्होंने खुद अपने हाथ से इस ग्रंथ को जला दिया गया, जो बाद में कहीं पर भी किसी रूप में नहीं मिला। शंकर सतसई भी इनका एक ग्रंथ माना जाता है, और ये कहा जाता है कि ये ग्रंथ बाद में जल गया, मतलब खत्म हो गया,
नहीं मिलता है। एक ग्रंथ को खुद जला दिया, दूसरा ग्रंथ जल गया, खत्म हो गया, शंकर सतसई। फिर ये इनकी रचनाएं हैं। गर्भरंडा रहस्य सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है जनरली, ये क्वेश्चन आता है, नाथुराम शर्मा शंकर किस काल के रचनाकार है? द्विवेदी काल जरूर याद रखिएगा। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि इनका समय 1935 तक चलता है और इसी वजह से कुछ लोगों के दिमाग में पता नहीं क्यों किस कारण से ये बैठ जाता है 1935 तक है, इसका मतलब वो छायावादी रचनाकार है। पता नहीं किस कारण से ऐसा होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा रचनाएं इनकी है नहीं। 1951 में कुछ लोग इनको अलग अलग रचनाएं बता करके प्रस्तुत करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो है ना एक संग्रह है पूरा का पूरा, जो 5 अलग अलग कविताओं के संग्रहों को इकट्ठा करके एक संकलन तैयार किया गया और उसको नाम दिया गया शंकर सर्वस्व। 1951 में इनकी मुक्तक कविताओं के 5 संग्रह, गीतावली, कविता कुंज, कहीं कहीं पर आपको ये अलग अलग देखने को भी मिल सकते हैं, गीतावली, कविता कुंज, दोहा, समस्या पूर्तियां और विविध रचनाएं, ये 5 छोटे छोटे काव्य संग्रह थे मुक्तक रचनाओं के, मुक्तक कविताओं के। बाद में इन 5 संग्रहों को एक करके शंकर सर्वस्व नाम से एक ग्रंथ प्रकाशित किया गया, एक जो है पूरा संकलन प्रकाशित किया गया और इसको नाम दिया गया शंकर सर्वस्व। ध्यान रखना, इसमें मुक्तक रचनाएं हैं। देखिए इस आदमी का कितना महत्वपूर्ण रोल है द्विवेदी युग में, क्यों एक महत्वपूर्ण और सशक्त रचनाकार के तौर पे द्विवेदी युग में इनको जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब जब गद्य पद्य की भाषा को एक रूप करने के लिए सरस्वती पत्रिका में कुछ लिखा या सरस्वती पत्रिका के कार्यक्रमों में कुछ कहा, तब कई लोगों ने टिप्पणियां की। कई लोग ये कहते थे कि सरस्वती में प्रकाशित रचनाएं, क्योंकि सरस्वती में ज्यादातर खड़ी बोली हिंदी की रचनाओं को ही महत्व दिया जाता था, और टिप्पणियां करते थे लोग कि क्या ये कोई कविता हो सकती है, या इस प्रकार की कविता को आप प्रकाशित करके इस प्रकार की कविताओं का पक्ष लेकर के आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा। यहां तक कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने भी इस तरीके का एक मत जो है सार्वजनिक किया था। डॉक्टर ग्रियर्सन अपनी राय सरस्वती पत्रिका के बारे में लिखते हुए कहते हैं, विशेषकर खड़ी बोली हिंदी की कविताएं, गद्य तो जबरदस्त था ही, उसको तो एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन कविता को अभी तक नहीं स्वीकृत किया गया था, खड़ी बोली हिंदी की कविता को। तो ग्रियर्सन खड़ी बोली हिंदी की कविताएं जो सरस्वती में उस समय छपती थी उन्हें नीरस बताते हुए बार बार ये कहते हैं कि क्या इस प्रकार की कोई कविता या पोइट्री की कोई फॉर्म हो सकती है। द्विवेदी जी ने नाथुराम शर्मा शंकर से सरस्वती पत्रिका की लाज रखने की प्रार्थना की इस संदर्भ में, जब ग्रियर्सन ने ये बात लिखी या ये बात कही सार्वजनिक रूप से कि अब आप ही लाज रख सकते हो। इसी प्रार्थना के परिणाम स्वरूप शंकर ने सरस्वती में प्रकाशित कविताएं पढ़कर, शंकर की, नाथुराम शर्मा शंकर की खड़ी बोली हिंदी की कविताएं सरस्वती पत्रिका में पढ़कर ग्रियर्सन ने ही अपना वो जो बात जो उन्होंने पहले सार्वजनिक की थी कि खड़ी बोली हिंदी की जो कविताएं सरस्वती में प्रकाशित होती है उनको कविताएं नहीं कह सकते आप, एक तरीके से वो गद्यात्मक बयान मात्र है कवियों के, ना उसको आप कविताओं के दायरे में नहीं रख सकते। नाथुराम शर्मा शंकर की कविताएं पढ़ने के बाद ग्रियर्सन ने अपनी सम्मति या अपना मत जो है उसको परिवर्तित करते हुए द्विवेदी जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में ये कहा कि अब मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, अब मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि खड़ी बोली में भी सुंदर और सरस कविताएं हो सकती है। ये बात किसने कही? ग्रियर्सन ने कही। किसके संदर्भ में कही? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नाथुराम शर्मा शंकर की खड़ी बोली हिंदी की कविताओं के संदर्भ में कही। और किससे कही? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से। तो समझिए आप कितना महत्वपूर्ण कवि था, कितना महत्वपूर्ण रचनाकार थे द्विवेदी युग के।
खुद द्विवेदी जी को इन पर इतना भरोसा था कि उन्होंने सरस्वती की लाज रखने की प्रार्थना की। गर्भरंडा रहस्य क्यों महत्वपूर्ण है? एक ऐसी रचना है जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और विधवाओं के साथ मंदिरों में चलने वाले दुराचार को सार्वजनिक किया इस रचना में। क्योंकि पहले मध्यकाल में या तो राज दरबार या फिर मंदिर और मठ इत्यादि, ये ऐसी संस्थाएं थी जो पूरी तरीके से समाज को कंट्रोल किया करती थी अलग अलग स्तर पर। या तो आदमी धर्म से डरता था उस समय भी, या फिर राज से डरता था, शासन से डरता था। तो ऐसी महत्वपूर्ण चीजें थी। और मंदिरों की आड़ में कई लोगों ने वामाचार भी फैलाया, दुराचार भी किया। उस समय ऐसा था, मान्यता ऐसी थी, आज भी दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। कोई अगर विधवा हो जाती है तो वो मंदिर की शरण में चली जाती है ना, जो गांव और क्षेत्र का मुख्य मंदिर होता है उस मंदिर की शरण में चली जाती है। वहां वो भगवान की पूजा अर्चना करती है, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करती है और अपना जीवन वहीं रहते रहते त्याग देती है। बीमारियों के कारण और तमाम तरीके की ऐसी चीजों के कारण कुछ लोग ऐसे थे जो, कुछ महिलाएं ऐसी थी जो बाल विधवाएं हो जाती थी। और इस तरीके की महिलाओं का शोषण मंदिरों में रहने वाले पुजारी इत्यादि या जो मठाधीश हुआ करते थे वो लोग किया करते थे। इस प्रकार की स्थितियों का खुलासा गर्भरंडा रहस्य करता है। क्लियर? इसी वजह से